दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली को अक्सर लोन लेना पड़ता है बैंकों से और साथ ही साथ कई चीज़ें हम लोग ख़रीद लेते हैं ईएमआई पे, मतलब इंस्टॉलमेंट पे। तो इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई पे कोई सामान लेने पर या फिर लोन लेने पर अक्सर आपसे मांगा जाता है फॉर्म 16 दीजिए। आखिर फॉर्म 16 क्या है? फॉर्म 16 वह सर्टिफिकेट है जो आप हर वर्ष की वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है उसके ठीक पहले आप जो टीडीएस मतलब इनकम टैक्स जो जमा करते हैं उसका ये सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको दोनों वीडियो बता दिए हैं कि कैसे अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें, जो कि आयकर की अनुसूची थी। दूसरा, अपने जो एनुअल सैलरी स्लिप है उसको कैसे प्रिपेयर करें, वह भी आपने पूरा कर लिया होगा। यदि नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और तीसरी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था और वह था कि हर महीने का सैलरी स्लिप आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वह भी मैंने बता दिया था। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आशुतोष, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आज हम सीखेंगे कि फॉर्म 16 जो कि हर वर्ष हमें भरना पड़ता है, इसे कैसे भरें सही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फॉर्म पर। दोस्तों, आप चाहें तो फॉर्म 16 को मैन्युअली भी भर सकते हैं जो मार्केट में फॉर्म उपलब्ध है उससे, या फिर मैं इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको मैन्युअली भर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेट इस तरह का है, या नहीं तो फिर आप इसका जो एक्सेल फॉर्मेट है जिस पर अभी मैं आपको भर के दिखाऊंगा वो उसमें भर सकते हैं। और तीसरा, इसे आप ऑनलाइन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जा कर के इसको भर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैं एक्सेल सीट पर बना करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे भरते हैं। आप इसे पीडीएफ में भी जमा करके इसको पेपर निकलवा करके मैनुअली लिख करके जमा कर सकते हैं। इसको भरने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बस वही सैलरी स्लिप की, पहला, और दूसरा जो सबसे पहले मैंने बताया कि इनकम टैक्स कैसे अपना कैलकुलेट करें, वह पार्ट जो है उसकी मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो चलिए चलते हैं एक्सेल सीट पर। हाँ दोस्तों, ये आ गए हम लोग फॉर्म 16 का जो एक्सेल फॉर्मेट है उसमें आ गए। यहाँ आप आसानी से भर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में इसको भरने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो यह दो पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं आपको बता देता हूँ, भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं बता दूँगा आप यहाँ क्या क्या भरेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए पार्ट ए है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ कुछ नहीं होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है, किसने रोज़गार दिया है, तो वो हम लोगों के मामले में, टीचर्स के मामले में डीएससी बोकारो है। फिर अपना नाम और डिजिग्नेशन दाहिने साइड में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम और डिजिग्नेशन भरना है। ठीक है, उसके बाद पेन ऑफ द डिडक्टर। ये पेन ऑफ द डिडक्टर जो है यह यहाँ पर आप लिखें पेन ऑफ द डिडक्टर, और टेन ऑफ द डिडक्टर मतलब जो आपका टैक्स काटने वाला है। ठीक है, तो उसका होगा, तो जाहिर है कि जो डीएससी है या फिर जो भी जिनके मामले में जो भी हैं तो उनका यहाँ होगा। ये पता आपके डीडीओ को या फिर आपकी कंपनी को वो अच्छे से होगा। अपना वो टैन नंबर देंगे, अपना वो पैन नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद है पैन ऑफ द एम्प्लॉय। ये पैन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे आप अपना जो है वो पैन नंबर दें। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब वो उनका भरने का काम है, वो भरेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एड्रेस वो तो कहाँ का है और सिटी कहाँ का है वो तो आप जानते हैं। एक वर्ड है यहाँ सीआईटी और टीडीएस। ये देखें सीआईटी और टीडीएस, ये
एक ही होता है, टैक्स हो गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और CIT हो गया सेंट्रल इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में आपका हो जाएगा 2021-22 अभी वर्तमान का, ठीक है। पीरियड विद द एम्प्लॉयर, कब से कब तक वो आपका चलेगा, कब से कब तक आप इस बार का टैक्स दे रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना। इसके बाद पिन कोड उनका होगा जैसे, और ये पीरियड विथ द एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो है कि आप किस समय के लिए टैक्स जो देने जा रहे हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक का हम लोग यहाँ पर टैक्स जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब समरी ऑफ द अमाउंट्स पेड, क्रेडिटेड एंड डिडक्टेड एट सोर्स देयर ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ देखें दोस्तों, ये यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, थोड़ा सावधानी से देखें इसको। इसके बाद आप देखें ये क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर्स क्या है, क्वार्टर्स है कि आप 12 महीनों में, मतलब एक साल में हर 3 महीने में आपका कितना टैक्स जो है एडवांस के रूप में जमा होता है, उसके बारे में देना है आपको यहाँ पर डिटेल्स। तो उसके लिए आप कैसे जानेंगे, बस सैलरी स्लिप अपने निकालिए, उसमें मार्च से आप देखें, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। इसी तरह 3-3 करके आप देखते जाएं, यहाँ पर भरें, ठीक है। और हूबहू आपका इसमें भी भर आएगा, ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ जो है ये टोटल है, यहाँ पर आपको टोटल लिखना पड़ेगा। तो इस टोल किट को मैंने इस तरह बनाया है, जो ही आप वो 4 कॉलम भरेंगे, जो 5वां कॉलम है वो ऑटो कैलकुलेट करके पूरा जोड़ करके ले लेगा कि आपका कितना टैक्स बनता है, ठीक है। तो इन 2 जगहों में आप वही भरें। 3-3 महीने में कितना क्वार्टर वन हो गया, 3 महीने में कितना, अगले 3 महीने में कितना, अगले 3 महीने में कितना, और बाकी जो बच गए चौथा वो 3 महीने में कितना इस बार कटने वाला है। इसलिए इसको भरने के लिए आपको इसके सबसे पहले वाला जो आयकर की अनुसूची थी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, टैक्स कैलकुलेशन, कि आपने कितना अभी तक एडवांस जमा कर दिया और कितना आपका टोटल बनता है, ठीक है। उसी के आधार पर भी क्वार्टर चौथा आपका भरेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे में नीचे एक, अब देखिए ये आ गया सीरियल नंबर वगैरह डिटेल्स है कि कितना डिडक्टेड और डिपॉजिट। यहाँ पर ऊपर में आपने भरा 3-3 महीने में, यहाँ पर क्या करना है आपको, 12 महीने में आपने कितना टैक्स जमा किया वो आपको यहाँ दिखाना है कि मार्च महीने में कितना किया, फिर अप्रैल में कितना किया, फिर मई में कितना किया, ऐसे करके टोटल फरवरी तक आपको टोटल देना है कि फरवरी में जितना टैक्स आपका एक्स्ट्रा लगेगा वह भी जोड़ करके आपको वह फरवरी में जितना टैक्स कटेगा वह भी आपको यहाँ पर 12 वहाँ जो सीरियल नंबर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और फिर इसका जो टोटल है उसको मैंने इस तरह डिज़ाइन कर दिया है कि ऊपर जो आप लिखेंगे वो सारा कैलकुलेट करके नीचे वह ले लेगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट बी में देखें, पहला कॉलम जो है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी ये है आपका ग्रॉस सैलरी, और आपको भरना है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। ये कहाँ पर दिखेगा, वो जो आपने टोटल कैलकुलेट किया है कि आपको इस महीने मूल वेतन कितना मिला, बकाया वगैरह जो कितना मिला, ठीक है, DA कितना मिला, फिर आपका HRA कितना मिला और मेडिकल कितना मिला, वो सारे को जोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपको पूरे साल भर के, याद रखिए पूरे साल भर का आपको यहाँ पर लिखना है ग्रॉस सैलरी के सामने में, ठीक है। इसके बाद नीचे में कुछ लागू नहीं हो रहा है। अब जो यहाँ पर टोटल है देखें कि 46 नंबर कॉलम पे है टोटल, वो वहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखें 46 नंबर पे मैं यहाँ लिखूँगा तो वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि उसको मैंने ऐसे डिज़ाइन करके रखा है, ठीक है। अब आप आ जाएं, ये जो नीचे आ जाएं, ठीक है। अब सीरियल नंबर 3 में देखें बैलेंस है, वो क्या है,
अब देख लें फ्रेश होकर के बैलेंस है, बैलेंस में 1 - 2 कर देना है। मतलब 2 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ यदि वापस हुआ है जमा, जैसे देखें HRA एग्जम्पशन, ठीक है, फिर मेडिकल रीइम्बर्समेंट, तो ऐसा कुछ जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों का ऐसे, हम लोगों के मामले में टीचर्स झारखंड के हैं, उसमें कुछ नहीं है, तो बस 1 - 2 बैलेंस में वही होगा जो आपकी ग्रॉस सैलरी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड 17, इसमें देखें टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये हो गया टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट को ऐसा समझिए, ये प्रोफेशनल टैक्स हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो, तो हमारे मामले में तो ये 1800 बन रहा है। ठीक है, आप अपना देख लें कैलकुलेट करके आपका हर महीने कितना बनता है, प्रोफेशनल टैक्स कितना करता है। और प्रोफेशनल टैक्स पर ही एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो आपको प्रोफेशनल टैक्स पर जो है वह वीडियो आपको मिलेगा, बता दे रहा हूँ 19 तारीख को वह वीडियो आएगा। यदि आप उसके बारे में समझना चाहते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स क्या है और उसका स्लैब क्या है, कितना इनकम होगा तो कितना हर महीने कटेगा या एनुअली कितना कटेगा, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आपको उससे मदद मिल जाएगी। उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं स्टैंडर्ड, तो ये हो गया 1800, तो आप 1800 को कहाँ लिखेंगे, ये जो इस जगह पर है यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, यहाँ पर आपका 50,000 हो जाएगा, अभी 50,000 मिलता है। ठीक है, उसके नीचे एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब वो दोनों जोड़ करके, तो 1800 और 50,000 तो 51,800 हो जाएगा हमारे मामले में। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा एग्रीगेट हो करके। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि जो एग्रीगेट में दाहिने साइड में है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 58 कॉलम नंबर है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा कि जो आपका ग्रॉस सैलरी था उसमें से इतना जो आपको 1800 कट चुका है और स्टैंडर्ड डिडक्शन माना कटौती जो हुई वो माइनस हो करके यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, वो दोनों कटने के बाद कितना बचता था वो यदि आप बोलेंगे तो माइनस करके मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपना माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, कि जितना ग्रॉस सैलरी था उसमें से 51,800 जब कट गया तो फिर कितना बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो 7वां कॉलम है, ऐड एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय, क्या कोई एक्स्ट्रा कोई इनकम है क्या, वो आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस मामले में, तो देख सकते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह कुछ कुछ मिलता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ जोड़ सकते हैं। अगला है 8वां, देखें ग्रॉस टोटल इनकम 6 + 7, मतलब 6 में हमारा कुछ नहीं था। ठीक है, 6 में हमारा कुछ नहीं बनता है, 7th में माइनस होकर के बना है। देखें 7th में जो है एड एनी अदर इनकम, तो उसको जो 6 में है वही हम लोगों का 7th में भी है बैलेंस, तो बस 8वां में भी वही हो जाएगा, क्योंकि 6 और 7 में कुछ जुड़ा नहीं है, कुछ घटा नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, आप ध्यान दें कि 6A जो है यह वही है, इसमें 80C का टोटल जिक्र आता है, जिसमें जनरल इंश्योरेंस है, PPF है वगैरह वगैरह, जैसा कि मैंने आपको आयकर अनुसूची में, इसमें से जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं आयकर की अनुसूची भरते वक्त में बता चुका हूँ। तो आप सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में आपका कितना जो भी है वो आप भर दें। हम लोगों का 60 रुपये के महीने, 60 रुपये महीना के हिसाब से 12 महीने का 720 रुपया। आगे है PPF, तो PPF में जो भी है आपका पैसा वो आप सारे, ये बायां कॉलम जो इधर है
इसमें आप भरते जाएं, ठीक है। और लास्ट में वो कैलकुलेट होकर के जुड़ जाएगा। उसके बाद LIC देखें, LIC में है, LIC में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इस तरह आप चलते चलें। 80CCC, 80CCC क्या है, यह भी LIC जो कंपनी है उसमें आपने कोई पेंशन स्कीम तो नहीं लिया है, ठीक है। कोई पेंशन स्कीम तो आपने अपने से नहीं लिया है, तो उसके बारे में 80CCC में आप जिक्र करें। उसके बाद 80CCD, यदि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है वह यदि 1.5 लाख का पूरी नहीं है तो आपका जो है NPS में जो आपका पैसा जमा होता है उससे जुड़ करके वह पूरा 1.5 लाख हो जाएगा। यदि आपका एक बार उसमें आपने NPS वाला जोड़ दिया तो फिर नीचे जो आपको रिबेट मिलना चाहिए एक्स्ट्रा 50,000 का, वो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 80CCD2, 80CCD1 में था कि आपका खुद का जो एम्प्लॉय है उसका NPS में जो अंशदान है, जो योगदान है वह, और 80CCD2 ये है एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉयर आपके मामले में सरकार है, तो सरकार जो है 10% किसका, जो बेसिक पे है, मूल वेतन और DA है उसका 10% जो है हम लोग जमा करते हैं, हम लोग के पैसे जमा होते हैं, और सरकार के भी जमा होते थे 10%, लेकिन अभी उनका 14% जमा हो रहा है। तो यहाँ आप दोनों में से कोई एक ही जिक्र करेंगे जो ज़्यादा हो, जिसका फ़ायदा आपको लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यदि 1.5 लाख नहीं है तो तब NPS वाला जुड़ता है, और एक बार NPS वाला जुड़ गया तो नीचे जो मिलना चाहिए वो रिबेट 50,000 एक्स्ट्रा का वह आपको नहीं मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे वह जो 80 कॉलम है टोटल अंडर सेक्शन 80C वह खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जुड़ जाएगा। उसके बाद जो 81वां कॉलम है टोटल मैक्सिमम, ऊपर टोटल जुड़ करके 1.5 कितना भी आप इन्वेस्टमेंट करें, भले ही LIC वगैरह सारा मिला करके आप 2-3 लाख कर दें, लेकिन आपको जो रिबेट मिलेगा टैक्स का वो मात्र 1.5 लाख पर ही मिलेगा। ये किस आधार पर, ये 80CCE एक धारा है, उसका ये सब सेक्शन है, मतलब उप भाग है, उसके अंतर्गत यह लिमिट कर दिया गया है कि 80C, 80CCC, 80CCD1 या 80CCD2 ये सारे तीनों को मिला करके आपका 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, यदि आप NPS छोड़ करके खुद से ही 1.5 लाख जमा करते हैं, खुद से ही जमा कर लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा देखिए अंडर सेक्शन 80CCD1B, ठीक है, इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख के अलावा आपको 50,000 का रिबेट मिलता है। इसका मतलब कि यदि आपका 1.5 लाख का खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया तो एक्स्ट्रा 50,000 रिबेट आपको मिलेगा, तो टोटल हो गया आपका 2 लाख। तो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट ये कर लेगा। इस तरह से फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बनाया है, अब देखें कि वह खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, कि कितना होना चाहिए। ओके, अब आते हैं अगला जो है चैप्टर 6A में जो कुछ दूसरे सेक्शन हैं, जैसे कि 80E, 80EEE, 80G, 80D, यहाँ मैं 2 चीज़ों की चर्चा करूँगा। एक चर्चा करूँगा 80G की और दूसरा 80D की। ये कुछ खास है, क्या है, 80G में हम लोग कोई धर्मशाला में या फिर कोई पुण्य में जमा करते हैं पैसे, जैसे कि हो गया कि प्रधानमंत्री राहत कोष, PM केयर्स फंड, या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जिसको घोषित करके अपनी सूची में रखा है कि इन चीज़ों में यदि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं दान के रूप में तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, वह बेनिफिट के रूप में होगा, टैक्स रिलैक्सेशन होगा। तो याद करें, हम लोगों ने कोरोना पीरियड के दरमियान कुछ पैसे दिए थे PM केयर्स फंड में, वो खुद ब खुद DDO ने काटा था।
तो वह पैसा कितना कटा था वो आप अपने सैलरी स्लिप में देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आप अपने डीडीओ से पता कर सकते हैं या आप अपनी कंपनी से पता कर सकते हैं। तो मेरे मामले यह 1629 रुपया था, तो वह मैं लिख दूंगा। अगला है 80D, अंडर सेक्शन 80D। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है या फिर उसका जो आश्रित है, यदि वह 25,000 तक, उससे नीचे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 25,000 तक उसको रिबेट मिलता है यदि उसने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हो गया स्वास्थ्य बीमा। LIC वो तो जीवन बीमा हो गई। हेल्थ बीमा यदि आपने या फिर आपके आश्रित में, आपकी वाइफ हो सकती है बिना जॉब वाले, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं जो कि बिना जॉब के हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन हैं। अब आते हैं एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 6A। वो सारा जुड़ जाएगा यहाँ, मैंने उसको इस तरह से कर दिया है कि वो सारा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब टोटल इनकम जो है 8-10 करेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेल में, एक्सेल का यही तो मज़ा है कि उसमें फार्मूला आप सेट कर दें, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो टोटल इनकम आपका हुआ 8-10 करके, वो पिछले आयकर की अनुसूची में मैंने आपको बता दिया था कि जो 5,19,821 रुपया हम लोगों का होता है, ठीक है, इतना होता है। अब जैसे ही टोटल इनकम आपका यहाँ दिखेगा 11वां कॉलम में, 8-10 वाला में, वह खुद ब खुद इस स्लैब में आ जाएगा और वह बन जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से 2.5 लाख तक जो है, इतना इनकम यदि वार्षिक आय आपकी है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक यदि आपकी वार्षिक इनकम है तो 5% लगेगा। याद रखें, यदि 5 लाख तक है तो 2.5 लाख तक नहीं लगेगा, बाकी जो बचे 2.5 लाख उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अगला है कि 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख तक यदि आपकी वार्षिक आय है तो 20% टैक्स लेंगे। याद रखें, यदि 10 लाख आपका इनकम है, ठीक है, तो अगले 2.5 लाख पर नहीं लगेगा, उसके बाद का 2.5 लाख पर 5% लगेगा, उसके बाद जो 5 लाख बचे उस पर 20% टैक्स लगेगा, और यदि 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर 30% का टैक्स लगेगा। वही प्रक्रिया फिर यहाँ दोहराई जाएगी कि 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, उसके बाद का जो स्लैब है उसमें 5% कटेगा उतना पैसा में, फिर बाकी जो पैसा बचा उसमें 20%, और उससे ऊपर का जो पैसा है उसमें 30% होता है। यही सिस्टम है और इसी के आधार पर यह फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आपका यहाँ तुरंत शो कर देगा। अब देखिए, अब टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से आपका कम है या 5 लाख के बराबर है। मेरा तो 5 लाख से अधिक हो गया, 5 लाख 1 रुपया भी अधिक हुआ तो आपको यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको 87A के अंतर्गत सरकार रिबेट देती है और वहाँ पर आप 12,500 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं, इतना आप माइनस हो जाएगा। अब टैक्स पेएबल आफ्टर अंडर सेक्शन 87, उतना माइनस करने के बाद जो टैक्स बचा, ठीक है, जो भी टैक्स बचा अब उस पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। ये कर पर कर होता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो टैक्स अपॉन टैक्स नहीं, टैक्स ऑन टैक्स। तो उसका 4% जो है वह आपका यहाँ पर लगेगा शिक्षा कर और स्वास्थ्य कर, वो हो जाएगा। इसके बाद टैक्स पेएबल, उसके बाद इतना होने के बाद जोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ पर वह निकल जाता है। आयकर की अनुसूची में मैं आपको यह बता चुका हूँ। अब अगला है लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). ये कहाँ से आ गया भाई? ये आ गया, याद करिए, बकाया यदि कोई आपको मिला है वो डीए के रूप में हो या फिर पेमेंट के रूप में जो आपसे छूट गया हो, यदि आपने पितृत्व अवकाश मातृत्व अवकाश कुछ लिया है और बाद में आपको दूसरे वर्ष में यदि आपको मिलता है तो वह आपका
टैक्स स्लैब जो है बड़ा हो जाता है, ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आपको 89(1) अंडर सेक्शन के अंतर्गत फ़ायदा मिलता है कि आप उस टैक्स को आप पिछले वर्ष दिखा सकते हैं और कुछ टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना है तो आपको फॉर्म 10E जरूर से ज़रूर भरना पड़ेगा। ये कैसे भरें और 89(1) के अंतर्गत फ़ायदा कैसे लें, कैसे उसका बकाया जो एरियर मिला है उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब जो है टैक्स पेएबल मतलब बकाया वाला आप यहाँ माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर जो भी हुआ टैक्स वह आपका यहाँ शो करेगा 18वां नंबर पर। ठीक है, 18वां नंबर पर शो करेगा जो आपका समूचा इस वर्ष टैक्स आपको जो देना पड़ेगा। तो यही 18वां है। और 19वां में ऐसा कुछ नहीं है। 19वां का यही है कि आपको कितना वापस मिलेगा। तो चूँकि उतना का उतना हमने दिया है, हमको कुछ वापस होने वाला नहीं है, तो बस चूँकि और ज़्यादा मुझे लगना है, फरवरी के महीने में लगना था, तो वह हम लोगों को देना पड़ा। अब उसके नीचे का जो सेक्शन है ये है वेरिफिकेशन सेक्शन। ये है हमारे मुख्य रूप से DDO सर के लिए या हमारी कंपनी के लिए, जो मतलब जो निकासी और व्यय पदाधिकारी हैं वो अपने बारे में यहाँ लिखते हैं कि मैं फला जो भी हैं और किसके पुत्र हैं वो लिखेंगे। फिर वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ वो क्या है, तो हेडमास्टर कम DDO हैं। डू हियर बाय सर्टिफाई दैट सम ऑफ रुपीज़ इतना, वहाँ पैसा लिखा जाएगा और फिर उसको शब्दों में लिखा जाएगा कि इतना टैक्स जो है ओनली हैज़ बिन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट of the central government. I further certify that the information given about is true, complete and correct and is based on the books, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records. और यहाँ पे प्लेस हो जाएगा कि वह DDO कहाँ के हैं, किस स्कूल के हैं, वो अपना स्कूल का नाम देंगे, जिस दिन वो सर्टिफाई करेंगे उस दिन का डेट देंगे, डेजिग्नेशन उसका है, उनका क्या है, हेडमास्टर कम DDO, तो वो देंगे। ठीक है, दाहिने साइड में जहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो अपना यहाँ सिग्नेचर करेंगे और उसके नीचे फुल नाम भी उसका लिखेंगे, अपने मुहर वगैरह सारा वो लगाएंगे। दोस्तों इस तरह इसको भरा जाता है फॉर्म 16A को। आप मैनुअली मार्केट में अवेलेबल फॉर्म से इसको भर सकते हैं या नहीं तो मेरे एक्सेल सीट का उपयोग कर सकते हैं। एक्सेल सीट में भरने का एक अलग मज़ा होता है, या फिर ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। यदि ऑनलाइन भरना चाहते हैं आप तो कैसे उसको भरेंगे और कैसे फिर हम ऑनलाइन भरने के बाद उसको कैसे वह सर्टिफिकेट वापस हम पा सकें ताकि कहीं पे दिखाया जा सके, वो मैं आपको बाद के वीडियोज़ में दिखाऊंगा। धीरे धीरे मैं इस पर काम कर रहा हूँ ताकि जो टीचर्स हैं या फिर जो भी हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो जान सकें, समझ सकें। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उनके अंदर ताकत नहीं आएगी, अपनी शक्ति वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक इंसान को उसकी ताकत का उसको शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जाए। तो जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यही मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मामले में साक्षर कर सकूं, जानकारी दे सकूं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि हेल्पफुल साबित होगा तो अपने दोस्तों के बीच से ज़रूर निसंकोच, बेहिचक शेयर करें। और हाँ, अंत में बोलूँगा कि सब्सक्राइब बटन जो लाल कलर का है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और उसके बगल में आएगा बेल आइकन ALL ऑल बिल्कुल कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।